समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक ऐसी सुनसान जगह जहां पर अगर कोई भी टूरिस्ट या फिर गाइड चले जाए तो वो अगले दिन वहां के खतरनाक समुद्री जानवरों के मुंह में पाया जाता। कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेटर्स को आज तक उस रहस्य का पता नहीं चला। तो इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बंदरगाह को दिखाते हुए, जहाँ पर हेला नाम की लेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुरंत ही भागी हुई आ रही थी। एक्चुअल बात ये होती है कि हेला और उसके बॉयफ्रेंड कई सारे दोस्तों के साथ यहाँ आए थे। उनका प्लान था कि वो सुबह उठकर बोट पर बैठेंगे और समुद्र की सैर करेंगे। पर दुख की बात ये थी कि हेला और उसका बॉयफ्रेंड काफी लेट उठ रहे थे सोकर। इस वजह से उनके सारे दोस्त उन्हें छोड़कर चले गए। पर हेला ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से जिद करती है कि हमें वो शार्क लॉक वाला एक्सपीरियंस करना चाहिए। यानी ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो समुद्र में कराई जाती थी। उन्हें तो टकर नाम का एक आदमी गाइड करते हुए लेकर जाने वाला था, लेकिन उस जगह पर तो सिर्फ टकर का एक साथी होता है जो कह रहा था कि टकर बिजी है, वो शायद तुम्हें गाइड नहीं कर पाएगा। इस बात से हेला और उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही निराश हो जाते हैं। वो एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे, तभी अचानक पता चला कि वहाँ टकर आ चुका है। टकर को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो वो रेडी हो जाता है उन्हें सैर कराने के लिए। यानी वो अपनी इतनी बिजी शेड्यूल्स में से टाइम निकाल रहा है सिर्फ उन दोनों के लिए। हेला तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सारे सामान इकट्ठा करके निकलने के लिए रेडी हो जाती है। टकर भी उन्हें शार्क केज एक्सपीरियंस कराने वाला था, जिसमें उन्हें एक केज के अंदर बंद करके पानी में डाल दिया जाएगा, वो भी शार्क्स के बीचों बीच। ये कुछ ऐसी खतरनाक एक्टिविटीज थी जो टूरिस्ट यहाँ आकर करना पसंद करते थे। अब कुछ ही देर में टकर अपनी एक बोट निकालता है और दोनों को उसके ऊपर बिठाकर समुद्र के अंदर लेकर जाने लगा। ट्रैवल करते दौरान टकर अपने बारे में भी बताता है कि बचपन में उसका सामना तो शार्क से हो गया था। शार्क ने उसे कई सारे डैमेजेस दिए बॉडी पर और उसके निशान आज तक वहीं पर मौजूद हैं। ये देखकर हेला बहुत ही ज्यादा डर गई और कहने लगी कि तुम्हें जिसने चोट पहुंचाया है आज तुम्हें उन्हीं के बीच काम करना पड़ रहा है। लेकिन टकर को फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो सबकी आदत हो चुकी थी। टकर ये भी कहता है कि अगर अब उसका सामना किसी शार्क से हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे कई सारी टेक्निक्स पता है शार्क से बचने की। टकर के एक्सपीरियंस को देखकर हेला और उसके बॉयफ्रेंड एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। वो उसके ऊपर तो एकदम अंधाधुंध भरोसा कर लेते हैं कि ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। पर कहा जाता है कि इंसानों की नीयत कभी भी बदल सकती है। अब बातचीत करते हुए जब टकर उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर आ गया था जो भीड़ भाड़ और किनारे वाले इलाकों से काफी दूर होती है, उसने तो एक केज निकाली जो पानी के अंदर डाल देता है और आसपास कई सारी शार्क्स दिखाई दे रही थी। हेला और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत ही केज के अंदर गए और वो देख पा रहे थे इतनी सारी शार्क्स को इतने पास से। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और लग रहा था कि शार्क उनकी क्लोज आ जाएगी, पर केज के कारण कोई भी इंटर नहीं कर पा रहा था। हेला और उसके बॉयफ्रेंड को ये भी पता चला कि अगर हम जब तक कोई भी एक्टिविटी ना करें या फिर पैनिक होकर पानी में हलचल ना करें तब तक वो शार्क्स हमला नहीं करेंगे। कई मिनटों तक वो पानी के अंदर ही रहे और फिर बाद में टकर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। वो तो टकर का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस उसने हमें दिया। लेकिन उस समय टकर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे थे। वो इस बार हेला और उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा घुल मिल नहीं रहा था। अचानक अब पता चला कि टकर अपने हाथ में कुछ लेकर सीधा हेला के बॉयफ्रेंड के पास बढ़ रहा है और उसने तुरंत ही छोटे से नुकीले हथियार से हेला के बॉयफ्रेंड को मार दिया। हेला का बॉयफ्रेंड तड़पते हुए पानी के अंदर गिर जाता है। यानी ऑब्वियस बात थी कि शार्क उसके खून को सेंस करते हुए वहाँ पर आ भी गए होंगे और हेला के बॉयफ्रेंड को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। हेला तो बेचारी ये देखकर एकदम सुन्न रह गई होती है। उसे नहीं समझ रहा था कि टकर ये क्यों कर रहा है और अब पता चला कि टकर तो धीरे धीरे हेला के पास भी बढ़ रहा था। यानी उसका प्लान गाइड करना नहीं बल्कि वो कुछ और ही था, जिसमें इंसानों को मारकर उन्हें चारे की तरह यूज किया जाता था। हेला मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन बोट ऐसी सुनसान जगह पर होती है जहाँ कोई नहीं सुन सकता और अब सिर्फ उस जगह से हेला के चिल्लाहटों की गूंजने की आवाज आती है। पता नहीं टकर ने हेला के साथ कौन सा गलत काम किया था, लेकिन उसकी जान अब बहुत ज्यादा खतरे में है। अब हमें शहर की तरफ दिखाया गया जहाँ जेनी नाम की लेडी कई सारी चीजें खरीद रही होती है। उसमें कई सारी ग्रोसरीज और स्नैक्स के सामान थे। जेनी दरअसल एक प्रोफेशनल सर्फर होती है जो समुद्र की लहरों पर सर्फ बोट की मदद से आगे बढ़ती थी। उसे ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल तो जेनी अपनी शॉपिंग करते हुए बाहर निकलती है अपनी वैन के पास, पर अचानक उस जगह पर बैन नाम का एक अनजान लड़का आ जाता है जो जेनी से मदद मांग रहा था, क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और उसे तुरंत अपने घर पर पहुंचना है। जेनी पहले तो बेन के ऊपर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब बेन ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तब जाकर वो उसे अपने वैन के अंदर बिठा लेती है। रास्ते में ड्राइव करते दौरान पता चला कि बेन को भी सर्फिंग करना बहुत पसंद है। इस वजह से जेनी और बेन की एक दूसरे से बहुत सारी बातें हो रही थी। इनफैक्ट थोड़ी देर में ही पता चला कि वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे।
बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जेनी बेन के घर तक पहुंच जाती है और उसके साथ अंदर जाकर चिल करती है। दोनों ने काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। इनफैक्ट बेन तो जेनी से प्यार भी करने लगा होता है। वो यही सजेस्ट कर रहा था कि हमें एक साथ रहकर आगे की जिंदगी बितानी चाहिए, पर बेन को नहीं पता कि जेनी एक जगह पर नहीं रह सकती। वो एक आजाद पंछी है जो कोई भी परमानेंट रिलेशन नहीं बनाना चाहती। फिलहाल जेनी ने बेन से ये सारी बातें नहीं की और अब बेन उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए चला गया होता है। थोड़ी देर के अंदर वो अच्छा खासा खाना बनाकर ला रहा था, लेकिन तभी पता चला कि जेनी अपनी वैन लेकर यहाँ से निकल चुकी है। इस बात से बेन का दिल तो टूट ही गया था। वहाँ जेनी रात के समय अपनी वैन लेकर समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। वो सोच रही थी कि वो भरी रात में काफी अच्छी तरीके से सर्फिंग करेगी, लेकिन उसके सर्फिंग बोट का एक टूल नहीं मिल रहा होता। इसलिए वो आसपास देखने लगी कि कहीं वो गिर तो नहीं गया। अब पता चला कि साइड में एक ट्रक लगी हुई थी जिसमें कई सारे सर्फिंग के सामान थे। तो अब जेनी बिना किसी से पूछे उसी ट्रक के अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगती है। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये पता चली कि ये ट्रक किसी और की नहीं बल्कि टकर की ही थी, और पता चला कि टकर भी वहाँ पहुँच चुका है। जेनी को जो टूल की जरूरत थी टकर ने तुरंत ही उसे निकाल कर दे दिया। इससे जेनी ये समझने लग जाती है कि टकर कोई अच्छा इंसान है। वो दोनों तो बातचीत करने में भी बिजी हो गए थे जैसा पहली बार उन कपल के साथ हुआ था। टकर दरअसल ये पता लगाना चाहता था कि जेनी के साथ कोई और भी है कि नहीं, लेकिन जेनी ये कह देती है कि वो यहाँ अकेली आई है। पर इसके बाद टकर ने कई और सवाल भी किए जिसके जवाब जेनी नहीं देती। इस वजह से टकर को वहाँ से जाना पड़ता है। जेनी अपने वैन के अंदर से सारा सामान निकालने में बिजी हो गई। तभी उसे बैन का मैसेज आता है और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा था। जेनी को भी ये अंदाजा तो लग गया था कि बैन उससे प्यार करता है और कहीं न कहीं जेनी के मन में भी वो है, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा डेस्परेट नहीं दिखा रही थी। अब जैसे ही दोनों बातचीत कर रहे थे तभी पता चला कि टकर पीछे से आकर जेनी को पकड़ ले रहा है। उसने तो जेनी को वहीं पर बेहोश कर दिया था। मोबाइल वैन के अंदर रख दिया गया और अब टकर बेहोश पड़ी हुई जेनी को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। यानी टकर अपने असली प्लान में कंटिन्यू कर रहा है और बेनी को बैग के अंदर भरकर बोट के अंदर लेकर चला जाता है। इस बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था, खुद जेनी को भी नहीं। अब अगले दिन कोई कांटेक्ट न होने के कारण बेन खुद वहाँ पर पहुँच गया। बेन तो जेनी की वैन को भी देख पा रहा था, इसीलिए लगातार वो उसे कॉल करता है, पर जेनी का मोबाइल फोन उस वैन के अंदर से रिंग हो रहा था। यानी फोन तो यहीं पर है लेकिन जेनी गायब हो चुकी है। इस जगह पर टकर ने बहुत चालाकी दिखाई। उसने जेनी का सर्फिंग बोट तोड़कर पानी में फेंक दिया था और उसका मोबाइल वैन में ही रखा ताकि सभी को ऐसा लगे कि जेनी डूबकर मर चुकी है, बल्कि सच्चाई तो इससे कई गुना डार्केस्ट थी। अब उस बोट के ऊपर जब जेनी अपनी आंखें खोलती है तो उसे एक बेड से बांध दिया गया था। उसके हाथ पर तो एक हथकड़ी लगी होती है और वो कहीं भी भाग नहीं पा रही थी। पैनिक मोड में जब वो अपने आसपास देखती है तो पता चला साइड वाले बेड पर एक और लेडी बैठी हुई है। रियलिटी में वो और कोई नहीं बल्कि हेला थी, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी वो अभी तक जिंदा है और यहाँ फंसी हुई है। जेनी तो हेला को देखकर बोल रही थी कि हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। वो आसपास कुछ ऐसे छोटे टूल्स देखने लगी जिससे कि हथकड़ी को ओपन कर ले, लेकिन वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जेनी बहुत तेज से झटके दे रही थी ताकि वो आजाद हो जाए, लेकिन हेला बड़े मायूसी तरीके से उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसे पहले ही पता है कि इन चीजों का कुछ फायदा नहीं। उसने खुद ही पहले ये सारी चीजें ट्राई की थी। जेनी इस समय पर एकदम से डर चुकी थी और उसे समझता नहीं कि कैसे निकला जाए। जेनी ने तो शिप की दीवार पर एक नाम भी लिखा हुआ देखा था जो किसी लड़की का होता है। इन चीजों से इतना पता चल गया कि उन दोनों से पहले भी यहाँ पर कोई फंसा हुआ था। यानी ये पूरी बोट एक केज की तरह है जिसमें टकर नाम का वही बुरा आदमी उन्हें पकड़ता है। थोड़ा शांत होने पर हेला जेनी को बताती है कि मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, लेकिन टकर ने उन्हें भी बुरी तरीके से मारकर शार्क को खिला दिया। यानी अब हेला को ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा। वहीं जेनी जब सोच रही थी तो उसे बेन का ही ख्याल आता है, लेकिन जेनी ने खुद बेन को अपने से दूर कर दिया था, इसीलिए वो ज्यादा होप नहीं लगाती। लेकिन हमें पता चला कि बेन अभी भी जेनी को ढूंढ रहा है। वो अलग अलग जगहों पर जाकर ट्राई कर रहा था कि जेनी उसे मिल जाए। वो देखता है कि ऑफिसर जेनी की उस वैन को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ डरावना हुआ है। बेन ने तो पुलिस स्टेशन जाकर उसके मिसिंग रिपोर्ट्स लिखा दी और ऑफिसर से मदद मांगी कि उसे ढूंढ ले। यानी बेन जेनी के पीछे लगा हुआ था। अब बोट पर मौजूद हेला और जेनी जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे तभी जेनी नोटिस करती है कि हेला ने जो कपड़े पहने हैं उसके अंदर एक छोटी सी तार लगी हुई है। इसलिए वो तुरंत ही हेला को कहने लगी कि मुझे वो तार निकाल कर दो ताकि वो हथकड़ी ओपन कर ले। अब जैसे ही हेला ने ये किया और जेनी के हाथ में वो तार आ जाती है, तब तक पता चला कि दरवाजा ओपन करके टकर पहुंच चुका है। उसके हाथ में ड्रिंक और ब्रेड मौजूद थे जो वो उन दोनों लेडीज के लिए लेकर आया था। हेला ने तुरंत ही ब्लैंकेट अपने बॉडी पर डाल दिया ताकि टकर को पता ना चले।
गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हेला उस पानी को उठाकर पीने लग जाती है। अब इस समय टकर को थोड़ा तो शक हुआ कि हेला अपनी बॉडी को कवर क्यों कर रही है। वो देखने जैसे ही बढ़ता तभी जेनी ने उसका ध्यान भटका दिया। वो उसे ब्रेड और पानी मांग रही थी और तुरंत ही उसे खाने पीने लगी। सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लग रहा था तो टकर वहाँ से चला गया। तुरंत ही अब मौका देखकर जेनी ट्राई करती है कि उस नुकीले पिन की मदद से वो हथकड़ी ओपन कर ले, लेकिन अचानक पता चला कि दोनों ही बेहोश होने लगे, क्योंकि टकर ने जो उन्हें पानी पिलाया था उसके अंदर बेहोशी की गोलियां मिली थी। हेला तुरंत ही वहां गिरकर अनकॉन्शियस हो जाती है और जेनी जो कोशिश कर रही थी हथकड़ी ओपन करने में, वो भी वहीं पर गिर गई। यानी अब टकर उनके साथ कौन से बुरे काम करेगा ये किसी को नहीं अंदाजा। हमें उसी बोट पर अब रात का समय दिखाया गया जहाँ पर जेनी अपनी आंखें खोल रही थी और वो टॉप पर होती है। उसके हाथ पैर फिर से बांध दिए गए थे और रियलिटी तो ये थी कि वो अपने सामने हेला को देख पा रही होती है जो एक रस्सी से बंधी हुई थी। टकर थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी हंसी दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसे इन दोनों लेडीज को टॉर्चर करने में मजा आ रहा है। सबसे पहले टकर हेला नाम की उस लेडी के पास जाता है और उसके थोड़े से बाल काटने लगता है। ये रिवील हो रहा था कि उस जगह पर तो उसने वीडियो कैमरा भी लगा कर रखे थे, जैसे कि वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। वो तो हेला को ये भी कहने लगा कि गॉड ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर है। यानी एक तरीके से पानी के अंदर जो शार्क्स मौजूद हैं, वो उन्हें एक तरीके से भगवान का दर्जा दे रहा था और कहता है कि वो बिल्कुल भी गुस्सैल नहीं है, तुम्हें सिर्फ उनके साथ अच्छे से बिहेव करने की जरूरत है। एक बात तो यहाँ कंफर्म हो चुकी थी कि टकर की मेंटल कंडीशन कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। वो बहुत सारे ड्रिंक करते हुए पानी में थोड़ा सा खून फेंक देता है, जिससे कि वहाँ कई सारी शार्क इकट्ठा हो जाती हैं। और अब बिना देरी किए उसने हेला की रस्सी को उठाया और पानी के अंदर डालने लगा। देखते ही देखते वहाँ कई सारी शार्क जमा हो जाती हैं और जब हेला अपनी मूवमेंट कर रही थी तो वो उसे सेंस करते हुए उस पर झपट्टा मार देती हैं। बेचारी हेला का नीचे वाला पार्ट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। ऐसा लगता है कि ये शार्क इतने समय से भूखी हैं, जो हेला के बॉडी को खाकर अपना भूख मिटा रही हैं। ऊपर बैठी हुई जेनी ये सब कुछ देख रही थी और टकर तो वीडियो कैमरा से सब कुछ शूट कर रहा था। कुछ ही सेकंड के अंदर बेचारी हेला का कुछ नामो निशान नहीं होता और अब आगे चल के शायद जेनी की भी हालत ऐसे ही होने वाली है। यानी कि टकर नाम का वो आदमी एक सीरियल किलर के साथ साथ साइको भी था। उसने इस तरीके की कई सारी लड़कियों को मारा होता है। ये रिवील हो रहा था उन सारी वीडियो फुटेजेस से जो कि उसने एक सेल बना कर रखा था और उसके अंदर हर एक मेंबर के मरने की वीडियोस रखी गई होती हैं। ऐसा लग रहा था कि टकर को इन सारी कलेक्शन करने में मजा आता है। हमें तो समुद्र में अभी भी हेला की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसके कई सारे टुकड़े हो गए थे, यानी कि उसका अंत ऑलरेडी हो चुका है। अब किनारे की तरफ हमें बैन दिखाया गया जिसे जेनी की याद आ रही थी। उसे समझता ही नहीं कि वो जेनी को कहाँ ढूंढे। तभी अचानक उसे एक सर्फिंग बोट मिलती है जो एक्चुअल में जेनी की ही थी और वो पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। बैन ये बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर जेनी की सारी चीजें जब किनारे पर ही हैं, तो आखिर वो पानी में क्यों गई होगी। यही सारे मिस्ट्री उसे सॉल्व करनी थी और जेनी को बचाना था। वहीं बोट के अंदर जेनी अभी भी कैद थी और थोड़ी ही देर में उसके पास टकर आ जाता है। टकर उसके लिए खाने पीने की चीजें लेकर आया था, लेकिन इस समय जेनी की हालत खराब थी। वो इतनी गुस्से में होती है कि उसने सारा खाना फेंक दिया। इनफैक्ट वो तो टकर को इतना बुरा भला कहने लगी कि वो कैसे कायरों की तरह लेडीज को पकड़ता है और फिर उन्हें बुरी तरीके से मारता है। अगर उसके अंदर जरा भी दम होता तो वो उनसे पहले फाइट करता, लेकिन टकर जानता था कि ये सारी चीजें चोरी चुपके करनी होंगी। जेनी की बहुत सारी बातें बोलने के बाद टकर भी गुस्सा हो गया और वहाँ से चला गया। लेकिन जेनी इस समय पर हार नहीं मानती। उसने जैसे तैसे वो प्लास्टिक के टुकड़ों से एक नुकीला हथियार बना लिया था, यानी वो इसका यूज करने वाली है यहाँ से बाहर निकलने में। सारी चीजें उसने छुपा कर रख दी होती हैं और जब कुछ समय बाद टकर जेनी के पास आता है इंजेक्शन लगाने के लिए, तभी अचानक जेनी उठती है और उस नुकीले प्लास्टिक के हथियार से उस पर हमला करती है। टकर को इतनी ज्यादा चोट लगी कि वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जेनी ने जल्द से जल्द वो चाबी निकाली और अपने हथकड़ी खोलकर ऊपर भागने लगी। उसे पता था कि जल्द से जल्द मदद लानी होगी, क्योंकि टकर एक बार जाग गया तो उसे छोड़ेगा नहीं। अब ये पता चला कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते समय टकर जग चुका है और उसने बेहोशी का इंजेक्शन जेनी के पैर पे लगा दिया था। जेनी उसे लात मारकर नीचे तो गिरा देती है, पर उसे अब जल्दी करना होगा और मदद मांगनी होगी। वो धीरे धीरे बेहोश हो रही थी, पर फिर भी रेडियो सिग्नल पर कांटेक्ट करती है। बट बदकिस्मती की बात ये थी कि रिप्लाई नहीं आता। तुरंत ही जब वो शिप से बाहर निकल कर देखती है तो सामने एक और बोट मौजूद थी। उस बोट पर बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो शायद पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जेनी की ताकत कमजोर होती चली थी और वो जोर जोर से चिल्लाती भी है, लेकिन बहुत सारे सॉन्ग्स की आवाज के कारण वो दूसरी शिप वाले उसे सुन नहीं पाते।
उस जगह पर टकर आ जाता है जो जेनी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जेनी ने उसका वो वीडियो कैमरा उठाया और पानी के अंदर फेंक दिया। इस बात से टकर काफी परेशान हो गया। जेनी भी पानी में कूदकर सीधा उस दूसरे शिप की तरफ बढ़ने लगी, पर इंजेक्शन के असर के कारण बीच रास्ते में ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो टकर ने उसे फिर से बांध कर रख दिया था। टकर अपनी बोट लेकर किनारे पर आ चुका होता है। ये इसलिए क्योंकि उसका इकलौता कैमरा खराब हो गया है, और अगर उसके पास कैमरा नहीं होगा तो वो चीजें रिकॉर्ड ही क्यों करेगा। इसलिए वो तुरंत ही निकल पड़ा होता है एक दूसरा कैमरा लेने के लिए, और किनारे के अंदर उस बोट के अंदर अभी भी जेनी फंसी हुई होती है। बैन के कंप्लेन करने पर पुलिस ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे थे, लेकिन अब बैन भी बीच के किनारे के सारे फुटेजेस देखने लगा जब जेनी की वैन उस जगह पर थी। बहुत गौर से नोटिस करने के बाद उसे टकर की भी कार दिखाई देती है, जो कुछ समय के लिए उसकी वैन के पास रुकी हुई थी। बैन को ये थोड़ा शक होने लगा, इसीलिए वो टकर की उस ट्रैवल एजेंसी के बारे में पता चलता है जो टूरिस्ट को गाइड करती थी। थोड़ी ही देर के अंदर बैन भी उस शिप के पास पहुंच गया जो कि एक्चुअल में टकर का था। वो उस जगह पर आवाज लगाते हुए किसी को हेल्प के लिए बुलाता है। तभी बैन को आवाज सुनाई दी नीचे की तरफ से, जो एक्चुअल में जेनी की ही थी। वो बहुत तेजी से नीचे गया और अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ सामान ले लेता है। कमरे को ओपन करने के बाद पता चला कि जेनी वहीं पर मौजूद है। बैन तुरंत ही जेनी के पास जाकर उसे आजाद करने का ट्राई करता है। जेनी भी एकदम शॉक थी कि बिना किसी क्लू के आखिरकार बैन यहाँ कैसे पहुँच गया। उसे तो जरा भी उम्मीद नहीं थी इन चीजों की, लेकिन अब उन्हें टकर से बचते हुए यहाँ से निकलना है। इसीलिए जेनी ने कहा कि ऊपर जाकर मदद लेकर आओ और तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देना। बैन इस बात को समझकर जल्द से जल्द ऊपर जाकर कॉल लगाता ही है, पर वहाँ टकर पहुंच चुका था और उसने तो बैन पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी वो उससे लड़ाई कर रहा था। कुछ देर तक बैन और टकर के बीच काफी मुकाबला होता है, पर एक मोमेंट ऐसा आया जब बैन ने चालाकी से टकर को नॉकआउट कर दिया था। वो तो उसे खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से टकर का एक साथी आ गया और उसने बैन को मारकर बेहोश कर दिया था। अभी तक उस दूसरे साथी को अंदाजा नहीं कि टकर ने कितने बुरे काम किए। वो तो सिर्फ यहाँ पर झगड़ा सुलझाने आया था। उस समय टकर नहीं चाहता था कि उसके अलावा किसी और को इस बारे में पता चले, इसलिए उसने एक नुकीला हथियार उठाकर अपने ही उस साथी को मार दिया। बेचारा वो वहीं खत्म हो चुका होता है और अब वो अपनी शिप किनारे से काफी दूर लेकर जाने लगा। वो एक सुनसान आइलैंड की तरफ बढ़ता है जहाँ शायद कोई आता जाता नहीं, और अब पता चला कि जेनी के साथ बैन भी कैद हो चुका है उस जगह पर। दोनों ही एकदम से बेबस थे और जेनी को पता था कि अब वो बाहर नहीं निकल सकते। अब अगर ऐसी सिचुएशन में कभी हम फंस जाएं जहां हमारा हाथ बहुत बुरी तरीके से हथकड़ी से बांध दिया गया हो और हमें हथकड़ी छुड़ाकर कैसे भी वहां से निकलना है, तो हथकड़ी में से हाथ छुड़ाने की टेक्निक्स बहुत पहले से चली आ रही है, जैसे कि छोटे पिन का यूज करना या फिर उस पर लगातार मारते रहना। इससे हथकड़ी के खुलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि हम उस टेक्निक को फॉलो करें जो हमेशा काम करती ही है। हमें सिर्फ अपने अंगूठे को अलविदा कहना होगा, यानी उस हथकड़ी से आजाद होने के लिए हमें अपना अंगूठा तोड़ना होगा। ये कई सारे मिशंस में किया जाता है जिसमें कि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं होता और आप हथकड़ी तोड़कर आजाद हो जाते हो। कुछ समय के लिए हमें अपना अंगूठा डिसलोकेट करना है, जिससे कि हमारे हाथ में जो उंगलियां हैं उनका रेडियस कम हो जाएगा और हम आसानी से हथकड़ी से हाथ निकाल सकते हैं। पिन से ओपन करने वाली टेक्निक अब बहुत पुरानी हो चुकी है और उस हिसाब से हथकड़ियां भी डेवलप हो चुकी हैं। इस वजह से शायद अंगूठों को डिसलोकेट करने वाला तरीका ही बेस्ट है। लेकिन ये सारी चीजें जेनी और बैन के लिए बहुत मुश्किल लग रही थी। थोड़ी ही देर के अंदर टकर वापस आता है और वो दोनों को ऊपर की तरफ लेकर चला गया। इस बार उसने जेनी को बिठाया और उसके दोस्त बैन को बांध कर रख दिया। उसने तो अपने ही साथी की डेड बॉडी को पानी में गिरा दिया ताकि शार्क्स आ जाएं। यानी अब वो बैन को पानी में डालना चाहता है शार्क्स का खाना बनने के लिए। वो सारी चीजें दूसरे कैमरा से रिकॉर्ड भी कर रहा था। जब कई सारी शार्क वहाँ आ जाती हैं, तो टकर ने बैन को पानी में डाला, पर बैन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो एक जगह पर स्टेबल खड़ा रहता है, जिससे कि शार्क उसके आसपास से होते हुए चली जा रही थी। ये देखकर टकर को काफी गुस्सा आने लगा। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि शार्क किसी इंसान पर हमला ना करे। उसने गुस्से में बैन को बाहर निकाला और उसके पेट पर चाकू मारने लगा। जेनी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। अब तो बैन की बॉडी से खून भी निकल रहा था, यानी उसे अगर पानी में डाला गया तो शार्क उस पर अटैक जरूर करेंगे। अब ऐसा वो करता, इससे पहले हवा में हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। ये वही हेलीकॉप्टर था जो जेनी को ढूंढ रहा होता है। इस वजह से टकर को अपना वो प्लान वहीं बंद करना पड़ा और घायल पड़ी हुई बैन और जेनी को अंदर रख देता है। जेनी देख पा रही थी कि बैन को अगर शार्क से खतरा नहीं है तो अब वो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस से ऐसे ही मर जाएगा। इसीलिए अब जाकर उसने अपना हाथ निकालने का ट्राई किया। इनफैक्ट वो तो अपना अंगूठा भी डिसलोकेट करती है जैसा हमने बताया था। फिर भी कुछ नहीं हो रहा था तो उसने बहुत ही खौफनाक चीज की। जेनी ने अपने दांतों से अपने अंगूठे को काटना स्टार्ट किया और उसे पूरी तरीके से अलग कर देती है।
थोड़ी देर के अंदर जब टकर अंदर आता है तो वो देख पा रहा था जेनी अपने बेड पर नहीं है। तभी अचानक जेनी दरवाजे से पीछे हटते हुए उसे अंदर बंद कर देती है, यानी कि अब वो जिसे चाहे उससे मदद मांग सकती थी। पर उसे नहीं अंदाजा कि टकर को यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता पता है। जेनी जैसे तैसे वहाँ पर कांटेक्ट करने का ट्राई तो करती है, पर टकर बाहर निकलकर पहुंच चुका था। जेनी भी हार नहीं मानती, उसने भी चाकू उठाया और एक पैन की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करने लगी। कुछ देर तक दोनों में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, लेकिन जेनी जैसे तैसे पानी के अंदर कूद जाती है और उस आइलैंड के किनारे की तरफ बढ़ती है। टकर उसे छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो छोटी बोट से उसका पीछा करता है। जेनी बहुत मुश्किल के बाद उन शार्क से बचते हुए किनारे पर पहुंच तो गई, लेकिन टकर ने उसे पकड़कर बेहोश कर दिया। यानी टकर की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। अब वापस से वो उन दोनों को अपने बोट पर लेकर आ जाता है, लेकिन इस बार सीट के ऊपर बेन बैठा हुआ था और रस्सी से जेनी को लटकाया गया होता है। यानी जेनी इस बार मरने वाली है। धीरे धीरे वो जेनी को पानी के अंदर डाल देता है और जेनी भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। थोड़ी ही देर के अंदर पता चला कि उस जगह पे सबसे बड़ी व्हाइट शार्क आ चुकी है। बाकी शार्क्स तो उससे डरकर कहीं दूर चली गई थी। टकर भी ये देखकर बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि कई साल पहले उस पर भी व्हाइट शार्क ने ही हमला किया था। लेकिन जब वो देखता है कि जेनी के ऊपर वो शार्क हमला नहीं कर रही है, तो टकर ने नुकीले हथियार से शार्क को गुस्सा दिलाना स्टार्ट किया और फिर वही हथियार जेनी के पास फेंक दिया होता है। शार्क इससे थोड़ा एग्रेसिव तो हो गई, लेकिन अब जेनी पानी के अंदर डूबने लग जाती है। एक मोमेंट ऐसा आया जब वो ग्रेट व्हाइट शार्क जेनी के एकदम सामने थी। धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है, लेकिन जेनी ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया और बहुत ही प्यार से उस शार्क को देख रही थी। वो ग्रेट व्हाइट शार्क उसे कुछ करती नहीं और साइड से जाने लगती है। अब जेनी ने उस शार्क के बॉडी पर कई सारे निशान देखे। ये निशान किसी और के नहीं बल्कि इंसानों के हमले के होते हैं। यानी इस शार्क के ऊपर भी कई इंसानों ने हमला किया था और उसे घायल कर दिया। इसी वजह से वो इंसानों पर हमला नहीं करना चाहती है। यानी उन सारी शार्क्स के लिए भी हम इंसान एक बहुत ही खतरनाक जानवर ही हैं, जो उन्हें मारकर बहुत ही ज्यादा गलत काम करते हैं। अगर इंसान उन पर हमला ना करे तो शार्क भी कुछ नहीं करेंगे। उस ग्रेट व्हाइट शार्क के जाने के बाद जेनी पीछे से शिप के ऊपर जाती है और एक नुकीले बो एंड एरो को लेकर सीधा फायर कर देती है टकर के ऊपर। टकर को चोट लगी और वो पानी के अंदर गिर गया। अचानक पता चला कि वही ग्रेट व्हाइट शार्क बाहर आ चुकी है और उसने टकर को अपने मुंह के अंदर पकड़कर मार दिया है। टकर बेचारा यहाँ क्या करने आया था और उसके साथ क्या हो गया? अब पता चला कि टकर के मरने की सारी फुटेजेस उस कैमरा में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही थी। वो दूसरों को रिकॉर्ड करता मारकर, और इस बार तो उसकी आखिरी वीडियोस खुद ही रिकॉर्ड हो गई हैं। उस खींचती हुई रस्सी के कारण अचानक जेनी भी पानी में गिर गई। बेन उसे बचाने का भी ट्राई करता है और अच्छी बात हुई कि जेनी वापस से उस बोट के ऊपर आ गई थी। जेनी ने तो फ्लेयर जलाकर हेल्प बुला ली थी और कई लोगों ने उनकी सिग्नल को देख लिया होता है। यानी अब जेनी और बेन बहुत आसानी से बचकर निकल जाएंगे। पर ये बात क्लियर थी कि इस मोमेंट के बाद वो दोनों साथ में ही रहेंगे हमेशा। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।